आपने ये देख लिया था कि अक्टूबर रेवोल्यूशन एक हुआ था रशिया में, जहाँ पे एम्परर का रूल ख़त्म हो गया था। उसको बॉल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। जिससे कि अब बादशाह का राज ख़त्म हो गया था और प्रजा का राज शुरू हो गया था एक तरह से। कहाँ पर? रशिया में। ठीक है। प्रोलेटेरिएट का मतलब होता है कॉमन मासेस, लेबर क्लास पीपल, ठीक है ना। और वहाँ पे एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया गया। कम्युनिस्ट क्या होता है आप जानते हैं? जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, प्राइवेट संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। इकोनॉमी के टर्म्स में कह सकते हैं कि जो बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, वो सब कुछ गवर्न कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। ठीक है। और इसी के साथ साथ जैसे ही ये रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था, रशिया जो है वो वर्ल्ड वॉर से, हाँ, रिट्रीट कर गया था, बाहर निकल गया था। रीज़न क्या था? कि रशियंस का ये कहना था कि वर्ल्ड वॉर हमारे एम्परर ने शुरू की थी, जो अब है नहीं, हमने उनको हटा दिया, तख्ता पलट हो चुका है। और जो कॉमन मासेस हैं वो वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं। ठीक है। इससे हमारा जो इकनॉमी है वो नुकसान हो रहा है। तो रशिया जो है बाहर निकल गया। वर्ल्ड वॉर 2 के समय हिटलर ने स्टार्टिंग में जो एक पैक्ट, एक ट्रीटी, एक संधि साइन कर रखी थी कि अटैक कभी नहीं करेगा जर्मनी, किसके ऊपर? रशिया पे। वो चीज़ कहीं ना कहीं तब तक रशिया रशिया नहीं, सोवियत बन चुका था, यूएसएसआर बन चुका था। याद आ रहा है आपको? ठीक है ना। सोवियत यूनियन बन गया था, वो 15 कंट्रीज़ का एक ग्रुप। याद आया? ठीक है। तो सोवियत के साथ एक पैक्ट साइन किया गया था, नॉन एग्रेशन पैक्ट, कि हिटलर जो है या जर्मनी अटैक, इन्वेजन नहीं करेगा यूएसएसआर का। लेकिन ये पैक्ट तोड़ दिया रशिया, जर्मनी ने, और अटैक कर दिया था। ठीक है। इसी वजह से सोवियत ने वापस किससे हाथ मिला लिया फिर से? हाँ, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इनके साथ। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस यूएसएसआर ने, सोवियत ने जो साथ दिया था यूएसए का, ठीक है, वो एक आउट ऑफ कंपल्शन हुआ था। ठीक है। मजबूरी में लिया हुआ एक फैसला था। दोनों ही मैंने बताया था देवर पोल्स अपार्ट। उनकी विचारधाराएं, आइडियोलॉजी में कोई भी दूर दूर तक कोई भी समानताएं नहीं थी। ठीक है। यूएसए कैपिटलिस्ट अप्रोच पे काम करता था, सोवियत का कम्युनिस्ट अप्रोच थी। टोटल आइडियोलॉजी गैप था, बहुत बड़ा डिफरेंस था। फिर भी दोनों एक साथ बस इसलिए आ गए थे कि क्या था कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त हो जाता है। ठीक है। जर्मनी एक कॉमन फो, एक कॉमन एनिमी बन गया था। किसका? यूएसए का भी और सोवियत का भी। ठीक है ना। तो एक कॉमन दुश्मन हराने के लिए ये दो अलग अलग ग्रुप्स ने एक साथ हाथ मिला लिया था। ठीक है। लेकिन जैसे लड़ाई ख़त्म हो गई, ये दोस्ती जो है अपने आप, इसका भी एक टेस्ट होना शुरू हो गया, अग्नि परीक्षा होना शुरू हो गई, और ये दोस्ती धीरे धीरे टूटना शुरू हो गई। और दोनों देशों में आपस में शक बहुत डेवलप हो गया। ठीक है। इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, इनसिक्योरिटी फीलिंग्स आना शुरू हो गई, अलायंस जो है वो टूटना शुरू हो गया। तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय स्टार्टिंग में जो यूएसएसआर उसका पार्ट नहीं था, बाद में वो सपोर्ट करना शुरू कर दिया। किसका? यूएस, यूके और फ्रांस का। ठीक है। और फाइनली जब वॉर ख़त्म हुई तो ये लड़ाई, जो ग्रुप बन गया था, ये वापस टूटना शुरू हो गया, यूएसएसआर उससे हटना शुरू हो गया। रीजंस इसके क्या क्या थे? और यहीं से शुरू हो गया दो बड़े ग्रुप्स बनना। वो ग्रुप्स कौन से थे? एक यूएसए और यूएसएसआर। दोनों स्टार्टिंग में एक ही ग्रुप का पार्ट थे, अलायंस का पार्ट थे, जो वर्ल्ड वॉर 2 में एक साथ लड़े थे। ये दोनों पावर ग्रुप्स एक साथ लड़े थे अगेंस्ट जर्मनी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद, जर्मनी के हार जाने के बाद, ये दोनों पावर ग्रुप्स अलग अलग हो गए। और अब वर्ल्ड में पोलराइजेशन होना शुरू हो गया, ध्रुवीकरण बनना शुरू हो गया। दो बड़े बड़े पावर ब्लॉक्स बन चुके थे, एक यूएसए और एक सोवियत। और सोवियत और यूएसए एक दूसरे पर लगातार डाउट, शक करना शुरू कर दिए। रीज़न क्या था? दोनों को एक दूसरे की कैपेबिलिटीज़ पे कहीं ना कहीं एक शक, एक संदेह लगातार था। यूएसए कई चीज़ों को छुपा रहा था। जैसे मैंने बताया था आपसे कि जो, हाँ, जो न्यूक्स का इस्तेमाल हुआ था, जो एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था, उसके बारे में काफ़ी कुछ बातचीत हुई। पूछा यूएसएसआर ने पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस में कि क्या एग्जैक्टली क्या इस्तेमाल हुआ, किया गया था, क्या प्रोसेस था उसका। यूएसए ने साफ साफ कई चीज़ों को डिफाई कर दिया बनाने से। तो यहाँ से एक यूएसएसआर के मन में संदेह आया कि कभी उन पर इस्तेमाल हुआ, आगे हम पे भी हो सकता है। तो अब यहाँ से एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस होना शुरू हो गया। तेज़ी से यूएसएसआर अपने आप को सिक्योर करने के लिए आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो कुछ रीजंस थे कोल्ड वॉर के, वो रीजंस देखते हैं। सबसे पहला रीज़न था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जर्मनी में,
जर्मनी का शहर पॉट्सडैम, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ बर्लिन के पास। यूएस, यूके और सोवियत तीनों, फ्रांस अटेंड किया नहीं था लेकिन फ्रांस के बिहाफ पे यूएस यूके थे वहाँ पर। यूएस, यूके और सोवियत तीनों ने अटेंड किया इस मीटिंग को। और यहाँ पे बात थी कि अब क्योंकि जर्मनी हार चुकी है तो अब जर्मनी का प्रशासन कैसे किया जाए। इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन जो होना है अब जर्मनी का, कौन कंट्रोल करेगा और कितना हिस्सा कंट्रोल करेगा। तो जो विक्टर्स थे इन्होंने कहा आपस में बांटेंगे हम जर्मनी को, ठीक है। उसके साथ साथ पोलैंड की बाउंड्री का डिमार्केशन करने की बात की गई। पोलैंड कितना किसके पास रहेगा, कितना जर्मनी के पास रहेगा, कि कुछ हिस्सा पोलैंड का वापस से हिटलर ने ऑक्यूपाई कर लिया था, कुछ हिस्सा स्टार्टिंग में सोवियत ने ऑक्यूपाई कर लिया था। आपने देखा था कि पोलैंड का पोलैंड के थ्रू, पोलैंड पर अटैक स्टार्टिंग में यूएसएसआर ने भी किया था। ये तब की बात है जब जर्मनी का साथ दे रहा था सोवियत यूनियन, ठीक है। लेकिन बाद में क्योंकि हिटलर ने वो ट्रीटी तोड़ दी थी और खुद अटैक कर दिया था सोवियत पे, तो इसीलिए क्या हुआ था कि सोवियत ने वापस ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। किसके साथ? यूएस के साथ, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ। लेकिन पोलैंड पे काफ़ी सारा कब्जा सोवियत का भी था और जर्मनी का भी था। तो अब जो पोलैंड है, अब उसकी बाउंड्री कैसी बनाई जाए, कितना हिस्सा किसके पास रहेगा, इस पे बात करने की बात की गई। ऑस्ट्रिया को ऑक्यूपाई करने की बात की गई। ये वही ऑस्ट्रिया है जो स्टार्टिंग में जर्मनी का साथ दे रहा था, याद आया, वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी। और उसके साथ जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें सोवियत का क्या रोल रहेगा उस पर बात की गई। याद करिए, मैंने आपको एक टर्म समझाया था, सैटेलाइट स्टेट्स, याद आया? हाँ, सैटेलाइट स्टेट क्या होता है? तो जो ऑफिशियली सॉवरेन हैं लेकिन पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, आइडियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में किसी दूसरे कंट्री के, ठीक है ना। तो यूएस, सोवियत और ब्रिटेन ने एग्री किया कि जर्मनी को 4 हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है। ये हर हिस्से जो हैं, ये सारी जो ग्रुप्स एक साथ लड़ रहे थे, एक साथ ग्रुप बना के एलाइड पावर्स थे जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस और सोवियत भी था। ये चारों विक्टर्स आपस में एक साथ बांट लेंगे किसको? जर्मनी को। तो देखिए इस तरह जर्मनी को बांट लिया गया था। ये हिस्सा सोवियत के पास था, फिर अमेरिकन सेक्टर, ब्रिटिश सेक्टर और फ्रेंच सेक्टर। ये पूरा मैप किसका है? जर्मनी का है। जर्मनी को इस तरह से बांट लिया गया था, 4 अलग अलग जोन्स जर्मनी के बना दिए गए थे, ठीक है। अब एक चीज़ और थी, सोवियत चाहता था, यूएसएसआर, सम पोर्शन ऑफ पोलैंड। जैसे मैंने कहा था पोलैंड ऑलरेडी पहले यूएसएसआर के काफ़ी हिस्सा इसका यूएसएसआर के पास था। तो सोवियत ने कहा कि जो हिस्सा हमारे बॉर्डर के साथ लगता है, सोवियत यूनियन का जो बॉर्डर है उसके आसपास का जो पोलैंड का हिस्सा है, वो हिस्सा अपने पास मेंटेन रखना चाहता था। कौन? सोवियत, एज अ बफर जोन। बफर जोन का मतलब क्या है? बफर जोन क्या होता है? जैसे कि कोई देश है और उससे पहले किसी आगे देश को लड़ना है, वो बफर का काम बेटा ये होता है कि दो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में डायरेक्ट क्लैश को रोकने का काम करता है, ठीक है ना। डायरेक्ट बाउंड्री को रोकता है। जैसे आप देखिए नेपाल जो है वो इंडिया और चाइना में बफर है, ठीक है ना। हमारी बाउंड्री सीधे सीधे एक साथ वहाँ पर उस एरिया में मर्ज नहीं हो रही हैं, या कॉन्ट्रास्ट या एक कह सकते हैं आप क्लैश नहीं कर रही हैं। तो बफर एक ऐसा रीजन होता है जो दो देशों या दो पार्टीज के बीच में आ जाता है, ठीक है। जैसे आप कभी मूवी देखते होंगे, विलेन गोली चला रहा है, कोई बीच में आके बचा लेता है, या कहता है उसको मारने के तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। तो वो जो मुझसे गुजरने वाला जो व्यक्ति है ना, बोल रहा है, जो वो बफर है कि उस तक पहुंचना है तुमको, तो पहले यहाँ से जाओ, ठीक है। तो ऐसे ही सोवियत चाहता था कि पोलैंड के काफ़ी हिस्से को बफर बना दिया जाए, ठीक है। लेकिन यूएस और यूके ये नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा नहीं, बफर नहीं रहेगा, हमारे पास रहेगा, या पोलैंड अकेले क्या रहेगा? आज़ाद रहेगा। पोलैंड जो था वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन और फ्रांस का दोस्त भी था। अब इनको लगता था यूएसए को कि ऐसा ना हो कि पोलैंड को अगर हमने दे दिया एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए किसको? सोवियत को, तो सोवियत अपनी आइडियोलॉजी जो है कम्युनिज्म वाली वो पोलैंड पे भी थोपना शुरू कर देगा। तो दोनों ग्रुप में वैसे भी पहले से ही क्या था? आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था। तो लगता था यूएस को कि ऐसा ना हो, यूएस, फ्रांस और यूके तीनों को,
कि अगर सोवियत को हम हाँ बोल दें और कह दें कि ठीक है काफ़ी हिस्सा जो पोलैंड का है अपने पास आप रख सकते हैं, तो इससे ये ना हो कि यूएसएसआर का दायरा और बढ़ जाए, वो आगे आने वाले समय पूरा पोलैंड ही अपने हाथ में ले ले, या वहाँ के लोगों में इन्फ्यूज़ कर दे, डाल दे अंदर क्या, कम्युनिज्म की फीलिंग। ठीक है, इसी के साथ साथ यूएसए ने इन्फॉर्म भी नहीं किया सोवियत को अबाउट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन जापान। ये पूछा था सोवियत ने एग्जैक्टली किस तरह का बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया जापान के ऊपर, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं बताया, मना कर दिया। अब इससे क्या हुआ, सस्पिशन, एक शक आ गया किसके मन में, सोवियत में, अबाउट द इंटेंशंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। इससे जो अलायंस का जो रिश्ते थे आपस में वो और बिटर होना शुरू हो गए और ख़राब होना शुरू हो गए। डाउट, सस्पेक्ट क्यों आ गया, क्योंकि पता है कि अगर ऐसा बॉम्ब उनके पास है तो कल पे वो हमारे ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, तो जो भी सोवियत लीडरशिप थी उनके अंदर कहीं ना कहीं सस्पिशन आ गया, और यहाँ से अब एक रेस शुरू हो गई अपने आप को दूसरे ब्लॉक से ज़्यादा सुपीरियर करने के लिए, ज़्यादा सिक्योर करने के लिए, ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए, ज़्यादा कंट्रीज़ को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए। तो यूएसए और यूएसएसआर, बाकी सारी कंट्रीज़ जो भी नई नई आ रही थी या छोटी कंट्रीज़ थी, उन पे अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए अपनी आइडियोलॉजी हर जगह फैला रहे थे, कैपिटलिज्म की और कम्युनिज्म की, यही दो आइडियोलॉजीज़ थी। ठीक है, तो ये आपके सामने रही वो आइडियोलॉजीज़, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। तो ये आप जानते ही हैं कि दोनों ही ग्रुप्स जो थे आपस में बहुत ज़्यादा इनकम्पैटिबल थे, क्योंकि एक का सिस्टम था क्या, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि हर एक चीज़ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में हो, हर एक चीज़ डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग हो, क्या बनाना है, कितना बनाना है, किस तरह से बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सब कुछ मार्केट फोर्सेस जो हैं, डिमांड सप्लाई, वो बताएंगी। ये था कहाँ पर, कैपिटलिस्ट ब्लॉक में। कम्युनिस्ट ब्लॉक में क्या था, हाँ यूएस में, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कितना उत्पादन करना है, किसके लिए करना है, किस तरह से करना है, ज़मीन किसके पास होगी, ये सब सरकार बताएगी। तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस दोनों में था और बहुत बड़ा डिफरेंस था। और उसी के साथ साथ अपने इस मॉडल को, कैपिटलिज्म के मॉडल को और कम्युनिज्म के मॉडल को, ये दोनों ही देश बाकी देशों पे कंफर्म करना चाहते थे। कंफर्म मतलब उन पे थोपना चाहते थे, उन पे इम्पोज करना चाहते थे। अब रेस यहीं शुरू होगी, कौन कितना ज़्यादा अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ा सकता है, कि कैपिटलिज्म ज़्यादा बढ़ सकता है पूरे वर्ल्ड में या कम्युनिज्म। तो यहाँ से भी दोनों देश में इनसिक्योरिटी आना शुरू हो गई। जैसे ही यूएसएसआर आगे बढ़े, यूएस को लगे कि ऐसा ना हो कि कम्युनिज्म आगे बढ़ जाए, तो वो फटाफट बाकी देशों में अपना डॉलर भेजना शुरू करे, उनको अपने अंडर में लेना शुरू करे। कैसे, डॉलर इम्पीरियलिज्म करके, अपनी हेल्प देके, एक्सटर्नल एड देके, फॉरेन सपोर्ट देके। देखिए ये बात आप जानते हैं कि जितना आप किसी का पैसा लेंगे उतना आप उसके अंडर में आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। यही काम स्टार्टिंग में यूएस ने करना शुरू किया, जहाँ जहाँ उसको लगा कि यूएसएसआर आगे बढ़ रहा है। तो आपस में दोनों देशों में इस तरह से आइडियोलॉजी को लेके क्लैश होना शुरू हुआ। अलायंस भी बने उसके साथ साथ, ये दो अलायंस आप जानते ही हैं। वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई उसके बाद ये अलायंस बनना शुरू हो गया, फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस। तो आपने देखा कि जो ब्लॉक था यूएस वाला, उसने नाटो बना लिया था। ठीक है, 1949 में नाटो एक्शन में आया, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, अब ये एक ऐसा एसोसिएशन था कि जो भी कंट्री इसमें रहेंगी, एक पे अटैक मतलब सब पे अटैक वाला सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, इट वॉज एन एसोसिएशन ऑफ विच डिक्लेयर दैट आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। मतलब अगर आप नॉर्थ अमेरिका में जो यूएस बैठा है उस पर, या किसी भी यूरोपियन कंट्री में जो इसका पार्ट है नाटो पे, अगर किसी पे भी एक आर्म्ड अटैक मतलब आर्मी अटैक होता है, इसका मतलब क्या कि सारी कंट्रीज जो हैं इस ग्रुप पे, उन सब पे अटैक हुआ है। मतलब अगर आपके 5 लोगों का ग्रुप है, किसी एक को मारा जाए, इसका मतलब 5 को मार पड़ी है, तो आप 5 क्या करेंगे, एक साथ लड़ने आ जाएंगे। ये सिस्टम था नाटो का, और यही सिस्टम अभी भी है। इसीलिए यूक्रेन पार्ट बनना चाहता है किसका, नाटो का। और अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बन गया और अब रशिया ने कुछ किया, तो वो सारी 30 कंट्री, अभी 30 हैं, यूक्रेन भी आ जाएगा तो 31 हो जाएंगी, 30 के 30 मारेंगी फिर किसको, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल यही है। ठीक है, इसीलिए बार बार मना कर रहा है
रशिया जेलेंस्की को नाटो साइन नहीं करना है आपको, लेकिन बार बार जेलेंस्की कौन, व्लादिमीर जेलेंस्की वहाँ के यूक्रेन के प्रेसिडेंट, ठीक है। इसका मतलब ये कि जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स मतलब जो कंट्री हैं, नेशन स्टेट्स, स्टेट जानते हो क्या होता है, ठीक है, जितने भी स्टेट हैं, कंट्री हैं, वो ऑब्लाइज्ड हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। वो इस तरह से गठबंधन बन चुके हैं नाटो के कि अगर एक पे भी अटैक हुआ तो बाकी सबको भी, चाहे चाहते हुए चाहे ना चाहे भी, आना पड़ेगा सपोर्ट करने के लिए। अब इसको जो 1949 में ये ग्रुप बना दिया यूएस ने, इसको काउंटर करने के लिए सोवियत ने 1955 में बना दिया वार्सो पैक्ट। और जितनी भी इसकी सैटेलाइट कंट्रीज़ थी, ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस और खुद पूरा सोवियत जो 15 कंट्रीज़ का ब्लॉक है, तो ये सारी कंट्रीज़ एक साथ मिलकर एक और नया अपना ग्रुप बना लिया, इसका नाम दे दिया गया वार्सो पैक्ट। अब धीरे धीरे हो क्या रहा था, ये दोनों ग्रुप्स अपने आप को एक्सपैंड कर रहे थे। नाटो का काम था और नई कंट्री को नाटो का मेंबर बनाना, यही काम किसका था, वार्सो पैक्ट का था। तो आपस में अब दो अलग अलग पावर ग्रुप्स लड़ रहे थे अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात कर रहे थे कि एक को बचाना तो आसान, एक से लड़ना आपको आसान है, आओ सब लड़ो। नाटो की एक कंट्री से लड़ना आसान है, लेकिन पूरे नाटो से लड़ना कभी हम अफोर्ड कर पाएंगे? हम नाटो मेंबर नहीं हैं, है क्या? तो अगर मान लीजिए कोई नाटो कंट्रीज पर इंडिया ने अटैक कर दिया हल्का सा, अब क्या होगा? वो सारी 30 कंट्री की मिसाइल हमारी तरफ होंगी सामने, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन सबके हमारे पर होंगे। एक से लड़ना आसान है बेटा, मैं तुमको पकड़ के मार सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर तुम्हारे 30 दोस्त होंगे, मैं 3000 बार सोचूंगा। मुझे पता है एक से नहीं कर सकते, एक से कर सकते, सबसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही नाटो ग्रुप बना हुआ था। ट्रूमन डॉक्ट्रिन, ये देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के 2 साल बाद 1947 में, अभी इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, 12 मार्च की बात है 1947, ठीक है। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट साहब थे हैरी एस ट्रूमन, उन्होंने अपनी एक फ़िलॉसफी अनाउंस करी जिसको कहते हैं ट्रूमन डॉक्ट्रिन, उन्हीं के नाम पे है, उनका नाम है हैरी एस ट्रूमन, ठीक है। तो ये क्या थी? एक यूएस पॉलिसी थी, क्या करने के लिए? रोकने के लिए, स्टॉप करने, किसको? सोवियत यूनियंस कम्युनिस्ट एंड इम्पेरियलिस्टिक एंडेवर्स। मतलब यूएसएसआर जो अपनी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म को फैलाना चाह रहा है और उसका साम्राज्यवाद करना चाह रहा है, मतलब हर जगह पूरे वर्ल्ड में कम्युनिज्म जो फैलाना चाहता है, उसको रोकने के लिए ये यूएस की एक पॉलिसी थी। और इस पॉलिसी में करना क्या था? यूएस को इकोनॉमिक हेल्प देनी थी बाकी देशों में, वही है ना, बाकी देशों में अपना डॉलर भेज दो, उनको हेल्प करो, उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दो, रोडें बनवा दो, डैम बनवा दो। अब वो कंट्री आपके फेवर में आ जाएगा अपने आप, तो यूएसएसआर का फेवर कभी वो कर ही नहीं पाएगा। यही काम किया। फॉर एग्जांपल, यूएस अप्रोप्रिएटेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इकोनॉमीज एंड मिलिट्रीज ऑफ ग्रीस एंड टर्की। स्टार्टिंग में ग्रीस और टर्की में अपना भेजना शुरू कर दिया पैसा, किसने? यूएस ने। तो जहाँ जहाँ यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस सीधे था, वहाँ वहाँ फाइनेंशियल हेल्प डेवलपमेंट के नाम पर भेजना शुरू कर दिया, किसने? यूएस ने। तो यूएस की इस पॉलिसी का नाम है ट्रूमन डॉक्ट्रिन। और इस बात से सीधे गुस्सा आ गया यूएसएसआर। अगर आप का कोई सैटेलाइट स्टेट है या एक ऐसा देश है जिस पे आपका इन्फ्लुएंस है, उसमें कोई पैसा दूसरा देश भेजना शुरू कर दे जो आपका एनिमी है, तो आप ऑब्वियस बात इस चीज़ से ट्रिगर हो जाएंगे। तो यही था एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन कोल्ड वॉर का, ट्रूमन डॉक्ट्रिन। 1947 में जैसे ही ट्रूमन डॉक्ट्रिन अनाउंस हुआ, कई इतिहासकार ये मानते हैं कि जो अनाउंसमेंट हुआ था इस फिलॉसफी का, दिस मार्क द ऑफिशियल डिक्लेरेशन, ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है ना। द कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर बेसिकली क्या है? टेंशन वॉर है। तो टेंशन तो पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस में शुरू हो ही गए थे, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही कंट्रीज मिली आपस में 1945 में ही, यहीं से टेंशन शुरू हो चुका था। लेकिन वो टेंशन ऑफिशियली कोल्ड वॉर की डेफिनेशन में तब आ गया जब ट्रूमन डॉक्ट्रिन को डिक्लेयर किया यूएस ने। ट्रूमन डॉक्ट्रिन क्या था? बस क्या था? एक इकोनॉमिक सपोर्ट था जिसमें यूएसए जो है डॉलर्स को बाकी देशों में भेजता था वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसको यूएसएसआर ने क्या माना कि आप डॉलर इंपीरियलिज्म कर रहे हैं, एक तरफ आप हमें मना कर रहे हैं कि हम अपना
कम्युनिज्म और इम्पीरियलिस्टिक एंटीवर्स ना करें और खुद डॉलर भेज भेज के बाकी देशों को अपने इनडायरेक्ट कंट्रोल में दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हो गया ऑफिशियल कोल्ड वॉर। और क्या चीज़ है वो ये देखिए, न्यूक्लियर आर्म्स रेस। अमेरिकन को ऐसा लगना शुरू हो गया कि सोवियत लोगों ने, यूएसएसआर ने धीरे धीरे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना सीख लिया, वर्क करना सीख लिया है, उस पर काबू करना सीख लिया है। तो अब ये क्या करेंगे, न्यूक्लियर टेस्टिंग करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे, ठीक है। अब तेज़ी से न्यूक्लियर आर्म रेस शुरू कर दी यूएसए ने भी। भाई स्टार्टिंग में कुछ एटॉमिक बम इनके पास थे जिसका एक टेस्ट हो चुका था, कहाँ पे, जापान के ऊपर, ठीक है। लेकिन उसके बाद से फटाफट सोवियत ने भी क्या किया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू कर दिया, गेयर अप करना शुरू कर दिया। इसको देख के यूएस ने भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, किस चीज़ का, न्यूक्लियर का, न्यूक्लियर वेपन्स का। तो न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो गई। द टू सुपर पावर्स मतलब यूएसए और सोवियत ट्राइड amassed न्यूक्लियर वेपन्स, बोथ साइड्स फियरिंग दे माइट फॉल बिहाइंड इन रिसर्च एंड प्रोडक्शन। ये दोनों देश अपना मैक्सिमम बजट किस पे खर्च कर रहे थे, आर&डी में। किस चीज़ की आर&डी में, आर&डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किस चीज़ की, न्यूक्लियर की। इस डर में कि कहीं कोई देश पीछे ना हो जाए, कोई ग्रुप पीछे ना रह जाए और सामने वाले के पास ज़्यादा न्यूक्स ना आ जाए, ज़्यादा पे लोड ना आ जाए न्यूक्लियर का, ठीक है। कोल्ड वॉर के एरा में लगभग 55,000 न्यूक्लियर वारहेड, न्यूक्लियर वेपन्स बना दिए गए थे ड्यूरिंग दी कोल्ड वॉर। और ऐसा माना जाता है कि विद द यूएस स्पेंडिंग एन एस्टिमेटेड $5.8 ट्रिलियन ऑन न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर लैबोरेटरीज, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉम्बर, सबमरीन मिसाइल्स एंड सिलोज पेलोड्स, इन सब पे इतना सारा काम, पैसा खर्च अकेले यूएस ने कर दिया था। सोवियत का डेटा बाहर आ ही नहीं पाया, ठीक है। तो ये सारा पैसा जो उस ज़माने में डेवलपमेंट के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, हेल्थ के नाम पे खर्च कर सकते थे लोग, किस पे खर्च किया गया, न्यूक्लियर पे। ये थी न्यूक्लियर आर्म्स रेस। जनरली इसको बनाया क्यों जा रहा था, एक दूसरे अटैक करने के लिए नहीं। ये ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर वेपन को दोनों ही जो ब्लॉक्स बना रहे थे उनका मेन इंटेंशन किसी पे अटैक करने का नहीं था। इंटेंशन क्या था, हाँ, डराने के लिए। न्यूक्लियर वेपन्स विल एक्ट एज अ डेटरेंस, ठीक है ना। सजाएं क्यों रखी जाती, क्यों इतनी सजाएं हैं सीआरपीसी में, आईपीसी में, क्या है ये, क्यों है ये, डराने के लिए कि अगर आपने ये काम किया तो आपको ये पेनल्टी मिलेगी, अगर आपने ये काम किया तो ये सज़ा मिलेगी। तो ये डराने के लिए होती है कि आप ये काम कभी करें ही ना। तो यहाँ ये डराने के लिए कि यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे को ओवर पावर करना चाहते, दिखा कर हमारे पास ये है। इसे कहते हैं शक्ति प्रदर्शन करना। शक्ति प्रदर्शन हमारे यहाँ भी होती है ना, 26 जनवरी, 15 अगस्त, आप किसी और देश के व्यक्ति को बुलाते हैं चीफ गेस्ट बना के, तो बैठाते हैं और बैठो, और फिर दिखाते हैं कि देखो ये मिसाइल मेरे पास है, ये आर्मी ने भी, वो देखो ड्रोन जा रहे हैं मेरे। ये सब क्या है, दिस एक्ट एज अ डेटरेंस, सुनो तुम्हारे पास नहीं हमारे पास भी है, अगर कुछ करोगे तो हम भी छोड़ देंगे, ठीक है। यही होता है, यही काम यहाँ भी किया गया। इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, कुछ ऐसी घटनाएं जो घटी उसको देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुई। आयरन कर्टेन, ये जानते हैं क्या है, इसका नाम सुना है पहले, कोई है जो सुना हो, चलो कोई बात नहीं। पहली बात तो ये सही मैंने कि पर्दा लगा दिया गया था आयरन का, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये एक बैरियर है, लेकिन किस तरह का बैरियर है, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड आइडियोलॉजिकल बैरियर। बैरियर समझते हो क्या, अवरोध एक है, ठीक है, ब्लॉक करने के लिए ब्लॉकेड है, लेकिन किस तरह का, पॉलिटिकल बैरियर, मिलिट्री बैरियर, आइडियोलॉजिकल बैरियर, विच वॉज इरेक्टेड बाय द सोवियत यूनियन आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। सोवियत यूनियन वेस्टर्न ग्रुप से अपने आप को और अपनी सैटेलाइट स्टेट्स को बचाने के लिए एक ब्लॉकेज बनाना चाहता था। तो वर्ल्ड वॉर II के बाद सील ऑफ करने के लिए, अपने बॉर्डर्स को सील ऑफ करने के लिए, और उसके साथ साथ जो ईस्टर्न कंट्रीज थी, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो सैटेलाइट स्टेट्स थे, उनको सील ऑफ करने के लिए, और उसके साथ साथ जो सेंट्रल यूरोपियन एलाइज थे, जो एलाइज थे सोवियत के, उनको किसके ओपन कॉन्टैक्ट से बचाने के लिए, वेस्ट के और नॉन कम्युनिस्ट एरियाज, जहाँ जहाँ भी कम्युनिज्म नहीं है या जहाँ जहाँ कैपिटलिज्म है, उनसे प्रोटेक्शन देने के लिए एक बैरियर टाइप बना दिया था, पॉलिटिकल बैरियर, मिलिट्री बैरियर, आइडियोलॉजिकल बैरियर। किसने, सोवियत ने, ताकि वेस्टर्न कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस इन देशों पे ना होने पाए।
ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द आयरन कर्टन वर द कंट्रीज दैट वर कनेक्टेड टू और इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोवियत यूनियन, ठीक है ना। जैसे आप अगर आप देखें आप इस तरह का जो बैरियर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये तो था ये सिस्टम कि जितना बड़ा सोवियत यूनियन होता चला जाएगा, बाकी जो कंट्रीज हैं उनके इन्फ्लुएंस को कभी होने नहीं देगा, कहाँ पर, बाकी के स्टेट्स पे। तो ये जो बॉर्डर्स हैं इन पे हमेशा एक ब्लॉकेज काइंड ऑफ रहेगा। कैसा ब्लॉकेज? पॉलिटिकल ब्लॉकेज। कभी भी वहाँ के लोगों को डेमोक्रेटिकली यहाँ कोई काम करने ना दिया जाए। आइडियोलॉजिकल ब्लॉकेज मतलब जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ पे कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी एकदम ठोस कर दी जाए, स्ट्रॉन्ग कर दी जाए, गलती से भी कहीं मन में कोई कैपिटलिस्ट वाली भावना ना आने पाए। इकोनॉमिक ब्लॉकेज, डॉलर्स का आना जाना बिल्कुल बैन कर दिया जाए कि डॉलर्स यहाँ पे वहाँ से यहाँ ना आने पाए। कोई भी हमारा देश जो हमारे अंडर में है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है या सैटेलाइट स्टेट है, वहाँ पे डॉलर्स ना पहुँचने पाए, डॉलर्स को ब्लॉक कर दिया जाए। ये काम करना शुरू कर दिया किसने? सोवियत ने, जिसको कहते हैं आयरन कर्टन लगा देना। तो यही हुआ कि ईस्टर्न साइड जो था आयरन कर्टन का, मतलब इस तरह से ऐसे ब्लॉक कर दिया, इधर सोवियत था, इधर यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज थी। तो जो ईस्टर्न साइड था इस तरफ वाला, ये वो कंट्रीज थी जो कनेक्टेड थी या इन्फ्लुएंस में थी किसके? सोवियत यूनियन के। और जो वेस्टर्न साइड में वो कंट्रीज थी जो कि यूएस यूके के एलाइज थी, कैपिटलिस्ट थी, या कह सकते हैं आप न्यूट्रल थी, ठीक है। आने वाले समय में हम भी इसका पार्ट बने, ठीक। फिर बाद में एक हुआ बर्लिन का बंटवारा, बर्लिन ब्लॉकेड, ठीक। जैसे आपने देखा था कि पूरे जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक तरफ क्या था? पूरा ईस्ट जर्मनी, बाकी तरफ आपका पूरा वेस्ट जर्मनी, और वेस्ट जर्मनी के 3 हिस्सों में था, फ्रांस के पास, ब्रिटेन के पास और यूएसए के पास था। अब ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? क्या है ये? यहाँ देखें अगर आप, ये है बर्लिन, हाँ ये बर्लिन है, जर्मनी की कैपिटल। अब इस बर्लिन को भी 2 पार्ट में तोड़ा गया था। एक पार्ट बोला गया किसके हाथ में रहेगा? सोवियत, और बाकी का पार्ट जो है वो वही कैपिटलिस्ट कंट्रीज इनके पास रहेगा। तो देखिए ये ब्लू से डिनोट कर रखा है, ब्लू मतलब एलाइड पावर्स, मतलब यूएस, यूके और फ्रांस, ठीक है। और रेड मतलब यहाँ पे आप सोवियत को समझ लीजिए। तो देखिए ये पूरा जो बर्लिन है, ये जो वाइट से यहाँ पे दिखाया हुआ वाइट बाउंड्री जो है, इसको 2 पार्ट में तोड़ा गया है। ईस्ट वाला हिस्सा क्या है? यूएसएसआर के पास, और वेस्ट वाला, हाँ, तो इसको हम कहते हैं बर्लिन ब्लॉकेड। 1948 में ये हुआ। तो हुआ क्या कि टेंशन बहुत बढ़ना शुरू हो गया सोवियत यूनियन में और एलाइड कंट्रीज में। सोवियत ने क्या किया? बर्लिन को भी ब्लॉक करना शुरू कर दिया 1948 में। बर्लिन ब्लॉकेड वॉज एन अटेम्प्ट बाय द सोवियत यूनियन टू लिमिट द एबिलिटी ऑफ एलाइड कंट्रीज मीन्स यूएस, यूके, फ्रांस टू ट्रैवल टू देयर सेक्टर्स ऑफ बर्लिन। ऐसा ना हो बर्लिन यहाँ के, मतलब यहाँ तक जो हैं ये ऑलरेडी ब्लू वाले में, ऐसा ना हो यहाँ से ये रेड वाले में आना शुरू कर दें। तो पूरे बर्लिन में क्या लगा दी? वॉल। सोवियत को लगा कि ऐसा ना हो कि जो आधा बर्लिन वेस्ट के पास है कल को पूरा ना ले लें, मतलब बाकी आधे में भी अपने डॉलर्स को भेज के, अपनी हेल्प को भेज के पूरा बर्लिन अपना ना कर लें। तो इससे क्या किया इन्होंने? बर्लिन को सही में लिटरली एक वॉल बना दिया बर्लिन के बीच में। कहीं कुछ जगह कॉन्क्रीट, कुछ जगह बार वायर्स, और बाकी जगह अपनी आर्मी खड़ी कर दी और सही में एक वॉल बना दिया, ठीक। ताकि जो यूएस, यूके या फ्रांस के लोग हैं, दे कैन नॉट ट्रैवल टू द सेक्टर्स ऑफ बर्लिन, टू देयर सेक्टर। देयर मतलब जर्मनी के बाद यहाँ पर जो ईस्टर्न एरिया है जो सोवियत के अंदर में आता है, वहाँ तक वेस्टर्न ग्रुप के लोग ट्रैवल ना करके जा पाएँ। मतलब जो बर्लिन के 2 हिस्से हैं, एक वेस्ट बर्लिन, एक ईस्ट बर्लिन। तो वेस्ट बर्लिन के लोग या वेस्ट बर्लिन में जो पावर्स हैं इनकी एलाइड पावर्स, वो ईस्ट बर्लिन को इन्फ्लुएंस ना कर पाए, उससे कोई कब्जा फ्यूचर में ना कर पाए, इसलिए बर्लिन को बीच से ही ब्लॉक कर दिया था। किसने? सोवियत ने। तो देखिए यही हुआ अगस्त 13, 1961 में जर्मनी का ये जो हिस्सा था, यहाँ पे यूएसएसआर ने, सोवियत ने एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनवाई थी।
उस पर राज करने के लिए। उसका नाम था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो गवर्नमेंट थी ये पूरी पपेट थी किसके हाथ में? सोवियत के हाथ में थी। ठीक है, अब क्या किया इस गवर्नमेंट ने? इट बिगैन टू बिल्ड अ बार्ब्ड वायर एंड कंक्रीट वॉल। ठीक है ना, वो जो तार देखे आपने, वो कांटे वाले होते हैं, खतरनाक तार बड़े बड़े, और कंक्रीट की दीवारें बनाना शुरू कर दिया, जिसको हम बर्लिन वॉल कहते हैं। और इससे ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को आपस में ऐसे सेपरेट कर दिया, बांट दिया इन्होंने। इसका मेन जो आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव था ये करने का, वो ये भी था, इट प्राइमरीली सर्व द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेमिंग मास एमिग्रेशन फ्रॉम ईस्ट बर्लिन टू वेस्ट बर्लिन। ठीक है, हो क्या रहा था बेसिकली कि बर्लिन का एक हिस्सा तेजी से फ्लरिश हो रहा था। देखिए, जहाँ पैसा आएगा वहाँ लोग आगे बढ़ेंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो जो ये वाला हिस्सा था ब्लू वाला, वहाँ पे यूएस, यूके और फ्रांस हेल्प पहुँचा रहे थे। वहाँ पर एफडीआई हो रहा था, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा था, वहाँ पे लोगों को रोज़गार और जॉब मिल रही थी, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था। और जो रेड वाला हिस्सा था वो सोवियत के कंट्रोल में था, मतलब कम्युनिस्ट था। तो वहाँ पे क्या बनाना है, कितना बनाना है, कौन सी कंपनी खुलेगी, कौन सी नहीं, वो कौन डिसाइड कर रहा था? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा जॉब बेटा लोगों को नहीं दे सकता। जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर सबसे ज़्यादा जॉब देता है। तो वहाँ के लोग, जो यहाँ के लोग थे, वो यहाँ आना शुरू कर रहे थे। तो ईस्ट जर्मनी के लोगों को वेस्ट जर्मनी में जाने से रोकने के लिए, आपने सुना होगा ना वर्ड ये एमिग्रेशन। क्या होता है? इमिग्रेशन। अरे यार, इमिग्रेशन बाहर जाना। तो अब ये इंडिया है, जो लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं काम करने, क्या बोलोगे? हाँ, तो उन्हें आप बोलोगे एमिग्रेंट्स। और जो बाहर से अंदर काम करने आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स, IMMI। ठीक है, इमिग्रेंट्स। दोनों ही माइग्रेंट हैं, प्रवास दोनों कर रहे हैं। एक देश से बाहर प्रवास कर रहा है, एक कहीं और से अंदर प्रवास करके आ रहा है। ठीक है, हो क्या रहा था यहाँ पर? एमिग्रेशन हो रहा था, मास एमिग्रेशन। बहुत बड़े पैमाने पे ईस्ट बर्लिन के लोग एमिग्रेट कर रहे थे, मतलब बाहर निकल रहे थे। कहाँ जा रहे थे? वेस्ट बर्लिन। मतलब यहाँ के लोग निकल के यहाँ आ रहे थे। इनको रोकने के लिए ही भाई दीवारें और वायर्स लगाना शुरू हो गए। जैसे आपने कभी एक ऐड देखा होगा ना, अंबुजा सीमेंट दीवार, ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? तो कुछ वैसी ही दीवार बना दी थी सोवियत ने, जो सही में टूट नहीं पा रही थी। तो एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ट्रैवलर्स फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन वर रियली अलाउड टू क्रॉस द बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर क्रॉस करने इनको नहीं देते थे, कहते थे आप यहीं रहिए, आप वहीं रहेंगे। और ये आप जानते थे कि पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस में जर्मनी को डिवाइड किया गया था अलग अलग जोन्स में। कुछ रशिया मतलब सोवियत के पास था, कुछ अमेरिका के पास था, कुछ ब्रिटिश के पास था, कुछ फ्रांस के पास था। ठीक है, तो ईस्टर्न पार्ट जो जर्मनी का था वो पूरा सोवियत के हाथ में था, और वेस्टर्न पार्ट इन तीनों के पास था। ठीक है, बर्लिन जो है वो कैपिटल था किसका? जर्मनी का। तो बर्लिन को भी दो पार्ट में स्प्लिट किया गया था, तोड़ा गया था, और वेस्टर्न पार्ट किसके हाथ में था? ठीक है, लेकिन हो क्या गया कि बर्लिन हैपन टू बी इन द मिडिल ऑफ रशियन जोन। ये देखा आपने? ये देखा ना आपने, बिल्कुल बीच में है ना, एक तरह का आइलैंड बन गया ये आइलैंड। जैसे मान लीजिए कि पूरा ये एक देश है, और इस देश का एक हिस्सा यहाँ भी है थोड़ा सा, लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको दूसरे देश होके जाना पड़ेगा। समझ पा रहे इस चीज को? तो द थ्री अलाइड जोन्स, मतलब यूएस, यूके और फ्रांस जो अलायंस में थे, ग्रुप में थे, वो मर्ज हो गए यहाँ पर, और उन्होंने बना दिया एक कॉमन जर्मनी की गवर्नमेंट, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, या जिसको बोला जाता है वेस्ट जर्मनी। और जो सोवियत था, ठीक है, उसने अपना बनाया जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और ईस्ट जर्मनी, जहाँ पे ईस्ट जर्मनी में कम्युनिज्म चल रहा था और वेस्ट जर्मनी में कैपिटलिज्म चल रहा था। ऐसे ही बर्लिन में, ईस्ट बर्लिन में कम्युनिज्म था और वेस्ट बर्लिन में
कैपिटलिज्म चल रहा था। तो जो बर्लिन था इट बिकेम मेन बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब एक विवाद बन गया था किसके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर और एलाइज के बीच में। एलाइज मतलब यही यूके, यूएस, फ्रांस, ठीक है। क्योंकि वेस्ट बर्लिन जो है अपने आप में एक छोटा सा क्या बन गया था, आइलैंड विद इन दी कम्युनिस्ट ईस्ट जर्मनी, और उस पर कंट्रोल कर पाना, उसको डेवलप कर पाना वेस्ट जर्मनी के बहुत मुश्किल हो रहा था। और उसी बीच में ये दीवार का बना देना, ब्लॉकेट का बना देना, कर्टन का बना देना, ये और दिक्कत हो रहा था इनको। तो ये जो बर्लिन वॉल थी इट सर्व्ड एज अ सिंबल ऑफ द कोल्ड वॉर। देखिए दोनों ही, जैसे मान लीजिए दो भाई आपस में आसपास रहते हैं, बातचीत होती थी, अब नहीं होती है, तो एक दूसरे का मुंह देखना भी नहीं चाहेंगे, और फिर एक समय आएगा जब एक बड़ी सी दीवार बना देंगे और कहेंगे अपने घर वालों से कि तुम भी मत जाना वहाँ पे, और ना ही उनको आने देंगे यहाँ पर। तो ये क्या है, दीवार, एक बहुत बड़ी रिफ्ट बना दिया आपने, एक डिवीजन दिखा रहा है दोनों का, एक लड़ाई का सिंबल है दीवार। और जब ये दीवार टूट जाएगी इसका मतलब क्या है, सब कुछ पीस स्थापित हो चुकी है, आपस में कहीं ना कहीं हारमनी आ चुकी है। तो ये जो बर्लिन वॉल थी इट वॉज अ सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन। दोनों में, दोनों ग्रुप्स में लड़ाई का एक ये क्या था, एक, हाँ, एक सिंबल था, एक मार्क था, एक चिन्ह था। और 1989 में इस वॉल को तोड़ा गया, टूटा ये वॉल, ठीक है। तो बर्लिन वॉल फेल ऑन 9/11/1989 मार्किंग अ सिंबॉलिक एंड टू दी कोल्ड वॉर, ठीक है। तो कोल्ड वॉर ख़त्म होते ही बर्लिन वॉल तोड़ा गया, और उसी के बाद पूरा यूएसएसआर भी टूट गया, वो 15 कंट्रीज़ का ग्रुप वो भी डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। उस पर भी चर्चा करेंगे आगे बाद में। और क्या इवेंट्स हो रहे थे कोल्ड वॉर के समय, ये देखिए द मार्शल, अभी आपने वो देखा था ट्रूमन डॉक्ट्रिन, उसमें क्या था, हाँ हाँ, ठीक है। इकोनॉमिक सपोर्ट देने की बात की गई थी यूएस के द्वारा बाकी कंट्रीज़ को, ठीक है, कि एक पैकेज दिया जाएगा हर एक देश को डेवलप करने के लिए, और वो पैकेज डॉलर्स में होगा, ठीक है। मार्शल प्लान, इन 1947 अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल इनिशिएटेड यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम ERP। तो एक प्रोग्राम, एक नीति बनाई, जैसे मोदी जी योजनाएं बनाते हैं वैसे वहाँ पे एक योजना बनी, यूरोपियन रिकवरी, ठीक है। वो यूरोप जो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा पीछे हो गया था, उसकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, अर्थव्यवस्था को वापस ट्रैक पे लाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया यूएस ने, इनिशिएट किया उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल ने, ठीक है। एंड दिस प्रोग्राम व्हाट इट डिड, इट ऑफर्ड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल हेल्प वेयर एवर इट वॉज नीडेड। जहाँ जहाँ पैसों की आवश्यकता है, यूएस के पास बहुत पैसा था, उसने कहा हम हेल्प करेंगे और वापस से यूरोप को रिवाइव करेंगे, उसको वही लेवल पे ले जाएंगे जहाँ वो पहले था, ठीक है। वन ऑफ द एम्स ऑफ द ERP was to promote economic recovery of Europe. However, this was originally an economic extension of Truman Doctrine. यही काम ट्रूमन ने भी कहा था, उन्हीं के बाद उनके सेक्रेटरी स्टेट ने इस चीज़ को आगे बढ़ा दिया और कहा ठीक है कि जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वहाँ हम देंगे क्या, पैसा, और मेन एम इनका रहेगा यूरोप को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का मैक्सिमम जो इम्पैक्ट पड़ा था वो यूरोपियन नेशंस पे ही पड़ा था, क्योंकि वही लोग इन्वॉल्व थे और वही लड़ाई हो भी रही थी मैक्सिमम, ठीक। अब जब ये मार्शल प्लान या ट्रूमन डॉक्ट्रिन, जिस दोनों का मकसद एक ही था, पैसा देना बाकी देशों को, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ को, अब इसको आप कह सकते हैं काउंटर करने के लिए सोवियत ने अपना एक दूसरा फॉर्म बना लिया, इसे कहते हैं कॉमन फॉर्म। कॉमन फॉर्म जो है, ये सोवियत ने क्या किया, कहा कि ये जो मार्शल प्लान है ये बेसिकली कोई प्लान नहीं है, इससे आप यूरोपियन की रिकवरी नहीं करना चाहते हैं, आप यूरोप पे अपने डॉलर को इम्पोज करना चाहते हैं, आप अपनी करेंसी को हर एक देश तक पहुंचाना चाहते हैं, सबको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, वही हो ही रहा है, ठीक है। तो उसको बोला क्या इनको, उन्होंने डॉलर इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, डॉलर का साम्राज्यवाद करना चाहते हैं। इसीलिए कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसको कहते हैं कॉमन फॉर्म, इट वॉज लॉन्च इन 1947 एज सोवियत रिस्पॉन्स टू दी मार्शल प्लान। इसका मेन काम क्या था कि जितने भी सैटेलाइट स्टेट्स हैं, कहाँ की, यूरोप की, उनको एक साथ यूनाइटेड रखा जाए। आपको याद आ रहा है यूरोपियन कंट्रीज भी दो प्रकार की थी, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और ईस्टर्न। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो यूएस के साथ थी,
और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज किसके इन्फ्लुएंस में थी? हाँ, वो सोवियत की सैटेलाइट स्टेट्स थी। सैटेलाइट मतलब एक ऐसा स्टेट जो है तो आज़ाद, लेकिन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और आइडियोलॉजिकल कंट्रोल उसका किसी और के हाथ में है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कल को कि कहीं मार्शल प्लान के थ्रू यूरोप को डेवलप करने के आड़ में यूएसए ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को भी हथिया ले, अपने अंडर में ले ले। तो अपने यूरोपियन कंट्रीज या सैटेलाइट स्टेट्स को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कॉमिनफॉर्म को लॉन्च किया सोवियत ने, ताकि जो इंटीग्रिटी है, यूनिटी है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की, वो बनी रहे। ठीक, तो देखिए दोनों हमेशा जहाँ जहाँ कुछ भी कर रहे हैं, वापस में एक दूसरे को काउंटर ही कर रहे हैं कि कहीं वो आगे निकल जाए, वो हमसे ना छीन ले, हम उनसे ना हार जाएं। यही रीज़न चल रहा था। ये आप जानते ही हैं, नाटो और वार्सो पैक्ट। ठीक है, ये भी एक इवेंट था। तो 1945 में कोल्ड वॉर लगभग शुरू हुई। 47 में ट्रूमन डॉक्ट्रिन के साथ वो ऑफिशियल स्टार्ट हो गई और 49 में नाटो बन गया। ठीक है, और इसके कुछ साल बाद वार्सो पैक्ट बन गया। तो बर्लिन ब्लॉकेड, जब बर्लिन को इस तरह से ये दीवार बना दी गई, ठीक है, दिस शोड दी वेस्ट मिलिट्री अनरेडीनेस एंड फ्राइटेंड देम इनटू मेकिंग डेफिनेट प्रिपरेशंस। जिस तरह से सोवियत ने एक तरफा तरीके से पूरे बर्लिन में दीवार बना दी और वेस्टर्न कंट्रीज कुछ नहीं कर पाई, यूएस हाथ मलता रह गया। इसका मतलब उनको दिख गया कि अभी वो शायद तैयार नहीं हैं यूएसएसआर को कन्फ्रंट करने के लिए, वो घबरा भी गए काफ़ी हद तक। अब उन्होंने कहा कि हमें कहीं ना कहीं ग्रुप बना के रहना चाहिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए। Therefore, in 1948, the countries of Western Europe signed the Brussels Defense Treaty। एक डिफेंस ट्रीटी साइन हुई ब्रुसेल्स में, और वहाँ पे इन्होंने प्रॉमिस किया कि सारे देशों ने, मिलिट्री वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने, कि मिलिट्री कोलैबोरेशन करेंगे। जब भी लड़ाई होगी, जब भी कोई वॉर होती है, तो ये सारे देश आपस में अपनी अपनी मिलिट्री एक दूसरे को हेल्प करने में देंगे। मतलब वही बात है कि हम पे अटैक मतलब आप पे भी अटैक है, तो आपकी आर्मी मेरे साथ लड़ेगी, मेरे बिहाफ। यही ब्रुसेल्स डिफेंस ट्रीटी को बाद में, ये स्टार्टिंग में बनाया था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने। इसी ट्रीटी को बाद में ज्वाइन कर लिया यूएस ने भी, कनाडा ने भी, पोर्चुगल ने भी, डेनमार्क ने भी, आयरलैंड ने भी, इटली ने भी और नॉर्वे ने। तो अब इसका नाम चेंज होकर बाद में क्या बन गया? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हेड करना शुरू कर दिया यूएस ने। ठीक है, तो ब्रुसेल्स डिफेंस ट्रीटी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर एक साथ साइन किया था कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, ताकि एक दूसरे की आर्मी कोलैब करके एक साथ वॉर में लड़ाई कर सकें। बाद में कई और कंट्रीज़ का पार्ट बनी और नाटो यहाँ पर बन गया। नाटो कंट्रीज़ ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट ये था डैट एन अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम, जितनी कंट्रीज आपस में ग्रुप में हैं, अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम विल कंसिडर बी एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। इसका मतलब एक पे अटैक होगा मतलब सब पे अटैक हो रहा है। अटैक ऑन एनी ऑफ द कंट्री विल मीन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। ठीक, एंड प्लेसिंग देयर डिफेंस फोर्सेस अंडर अ जॉइंट कमांड। ये जॉइंट कमांड समझ रहे हो? यूएस सारी नाटो कंट्रीज की आर्मी को हेड कर सकता है अगर नाटो प्रोटोकॉल को ट्रिगर किया गया तो। मतलब अगर कोई भी 30 कंट्री में, सभी 30 कंट्री हैं, किसी एक पे लड़ाई हुई, मतलब अटैक किसी ने किया, मान लो इंडिया ने कर दिया या रशिया ने कर दिया, अब इस प्रोटोकॉल के तहत जो नाटो का हेड है यूएस, वो सारी 30 कंट्री की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को अपने अंडर में लेके, जॉइंट कमांड में लेके अटैक करवा सकता है। समझ पा रहे हो? और न्यूक्लियर के केस में भी है, ऐसा ही है। ये जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके पास न्यूक्लियर नहीं है, उनका न्यूक्लियर यूएस ने हटवा दिया और उनको अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला में डाल दिया है। कभी आप पे कोई अटैक या थ्रेट होगा न्यूक्लियर पे, न्यूक्लियर के लिए या न्यूक्लियर वेपन से कोई अगर आपको डराने की कोशिश करता है, तो हम खड़े हैं आपके साथ, हम आपको न्यूक्लियर कवर देंगे। ठीक है, तो फ्रांस को छोड़ दिया जाए तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है बेटा। हमारे पास है, रशिया के पास है, फ्रांस के पास भी है, यूएस के पास भी है, पाकिस्तान भी बताता तो है कि है, चलेगा पता नहीं कितना, लेकिन जो भी है सो है।
चाइना के पास है, उसके थ्रू नॉर्थ कोरिया के पास भी पहुंच ही चुका है। तो लेकिन जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे जर्मनी वगैरह हो गया, स्पेन इटली वगैरह हो गया, यूके वगैरह हो गया, इनके पास न्यूक्लियर्स नहीं है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से साइन कराई गई थी, एनपीटी, और इसके तहत यहाँ से डिसआर्मामेंट कर दिया गया था न्यूक्लियर्स का, हटा दिए जाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स को, ठीक है। लेकिन ये बोला गया था यूएस के द्वारा कि हम हटवा तो रहे हैं आपसे, लेकिन कभी अगर आप पे कोई और कंट्री, आप हमारे साथ नाटो में हैं, अगर आप पे कोई और देश अटैक कभी करेगा न्यूक्लियर के साथ, तो आपको न्यूक्लियर कवर हम देंगे, मतलब हमारी मिसाइल्स आपके बिहाफ पे अटैक करेंगी वहाँ पर, ठीक है। तो अगर कल को यूक्रेन बन जाता है पार्ट नाटो का, तो अब रशिया छेड़ नहीं पाएगा यूक्रेन को, क्योंकि उसको छेड़ना मतलब 30 नाटो कंट्री सामने खड़ी होंगी, अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और उनका कमांड किसके हाथ में होगा? यूएस के हाथ में होगा, क्योंकि यूएस इन 30 का सेनापति है। जैसे कि आप देखते हैं कि सीडीएस जो आता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक जॉइंट कमांड रहता है। सीडीएस देखा है आपने? एक नया बना ना सीडीएस, हमारे न्यूज़ में रहते हैं आजकल। हाँ, तो सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्या है जो बंद नहीं हो पा रहा है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है ना। तो इनके पास भी एक तरह से जॉइंट कमांड रहता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का। तो वैसे ही पूरी 30 कंट्री का जॉइंट कमांड आर्मी का है किसके हाथ में? यूएस के हाथ में। अगर कभी इन 30 में से किसी एक कंट्री पे अटैक होगा, तो यूएस सिर्फ अपनी आर्मी का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो 30 का करेगा इस्तेमाल, अपने को तो पीछे रखेगा, बचाएगा पहले, हमेशा उसने बचाया ही अपना, ठीक है। तो 1949 में नाटो को बना दिया गया था। उसी के 5-6 साल बाद वार्सो पैक्ट साइन किया रशिया ने अपने सैटेलाइट स्टेट्स के साथ। याद आया, वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है। क्योंकि फटाफट क्या हुआ कि जो वेस्ट जर्मनी था वो पूरा किस में आ गया था? नाटो में। क्योंकि जो ब्रुसेल्स पैक्ट हुआ था उसमें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और उसके साथ साथ वेस्ट जर्मनी, जिसमें यूएस, ब्रिटेन, हाँ, और फ्रांस, उनका जो हिस्सा था, उन तीनों ने मिलकर क्या किया? पूरे वेस्ट जर्मनी को नाटो का पार्ट बना दिया था, ठीक है। तो ये देखते ही ईस्ट जर्मनी को बचाए रखने के लिए और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, सैटेलाइट स्टेट्स को बचाए रखने के लिए वार्सो पैक्ट साइन किया सोवियत ने। द पैक्ट वॉज अ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, ये भी वैसे ही था, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जैसे वहाँ पे था, विच द वेस्टर्न कंट्रीज परसीव्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट वेस्ट जर्मनीज मेंबरशिप ऑफ नाटो। जैसे ही मेंबरशिप मिली नाटो की, किसको? वेस्ट जर्मनी को, फटाफट सोवियत ने क्या किया? वार्सो पैक्ट साइन किया। जैसे अभी मेंबरशिप के लिए परेशान है यूक्रेन, किसकी मेंबरशिप के लिए? नाटो के लिए, और रशिया रोक रहा है उसे बार बार इसी चीज़ करने के लिए, ठीक है। क्योंकि पहले जो यूक्रेन था वो भी सोवियत का ही पार्ट था। यूक्रेन वॉज वन ऑफ द 15 यूएसएसआर कंट्रीज, ठीक है। स्पेस रेस ये भी हो रही थी शुरू फटाफट, जैसे कि कोल्ड वॉर आगे बढ़ना शुरू हो गया, तो आपस में कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया। वो कंपटीशन सिर्फ लैंड या अर्थ तक ही सीमित नहीं था, वो बाहर भी आना शुरू हुआ, स्पेस तक जाना शुरू हो गया, और अब होड़ मच गई थी। एक ड्रामेटिक एरिना शुरू हो गया था कि कौन आगे बढ़ेगा स्पेस में, सबसे पहला कदम स्पेस में कौन रखेगा, मून पे वॉक कौन करेगा, वो मून वॉक नहीं, ठीक है। स्पेस एक्सप्लोरेशन सर्व्ड एज अनदर ड्रामेटिक एरिना फॉर कोल्ड वॉर कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो अब कॉम्पिटिशन सिर्फ अर्थ या ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोपियन में ही कंट्रीज में नहीं था, अब वो पहुंच चुका था स्पेस तक। 57 में सोवियत ने लॉन्च किया स्पुतनिक 1, जैसे अभी वैक्सीन लॉन्च हुई थी, ठीक है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड द फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड इनटू द अर्थ ऑर्बिट। तो एक सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में डाला था। यहाँ पे स्पुतनिक मतलब सोवियत की एक तरह से विजय हो गई थी, हम पहले पहुँचे, ठीक है। उसी के साथ साथ 1958 ने, जस्ट अगले साल, कंपटीशन देख रहे हो आप, ऐसे ही कंपटीशन आपस में रखना, किसी एक का अगर हो गया तो जो उसका दोस्त है उसका कंपटीशन क्या होती है, ठीक है तुम्हारा इस बार, अगली बार मेरा है, मैं भी आ रहा हूँ, तुम आगे तो बस मैं एक कदम ही पीछे हूँ, बहुत दूर नहीं हूँ, ठीक है। 58 में यूएस ने भी अपना सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 लॉन्च कर दिया और पहुँचा दिया। तो यहीं से शुरू हो गया, दोनों देश अपनी अपनी सैटेलाइट्स, अपनी अपनी चीज़ों को स्पेस में, अपने लॉन्च व्हीकल्स को स्पेस में भेजना शुरू कर दिए।
समझ रहे हो इस चीज को? तो एक होता है लॉन्च व्हीकल, नाम सुना है इसका? अभी कुछ दिनों पहले वो स्मॉल SSLV था न्यूज में, क्या स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल न्यूज में नहीं था कुछ दिनों पहले? पता नहीं क्या न्यूज पढ़ रहा है। चलो, PSLV तो जानते ही हो, GSLV भी जानते होगे, एक SSLV भी था, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। खैर छोड़ो, लॉन्च व्हीकल जानते हो उसका काम क्या होता है? एक पेलोड को ऊपर तक पहुंचाना। लेट्स से एक सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट को कहीं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे, चाहे वो पोलर ऑर्बिट हो, चाहे वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो, जियो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट हो, जैसी भी अभी ऑर्बिट बताऊंगा बाद में, ऐसी ऑर्बिट्स पे लेकर जाना और उनको वहां पे छोड़ के आना, ये काम होता है लॉन्च व्हीकल का। ठीक है, और सैटेलाइट काम जानते हो क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का काम जनरली इनका रहता है। ठीक, तो मैंने आपको एक टर्म समझाया था अभी पहली क्लास में, आई गेस, कूटनीति, डिप्लोमेसी, ये जानते हो? याद आ रहा है? और एक चीज़ समझाई थी मैंने आपको, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी। अब इसको भी मैं लॉन्च व्हीकल से लिंक करने जा रहा हूँ। देखिए, डिप्लोमेसी में क्या था? ये बातचीत करने का तरीका था, अपनी बात को कहीं और पहुंचाने का। थोड़ा सा मैं आपको अगर मैथोलॉजी में लेकर चलूं, रामायण सुनी तो होगी, देखी होगी, अभी कल ही जला उला के आ रहे होगे, बारिश हो गया, जल वल पाया नहीं, वाटरप्रूफ। कैसी ये बुराई है कि हर साल जलाना पड़ता फिर भी जलती नहीं है एक बार में अच्छे से। एनीवेज, इसको देखिए, आपने देखा होगा, मतलब जो भी मूवी में या किसी एपिसोड में रामायण या ऐसा कुछ आता होगा, तो राम जी ने हनुमान जी को भेजा था लंका। तो हनुमान जी बेसिकली राम जी कौन कौन बन के गए थे? दूत बन के गए थे ना, एम्बेसडर ना, डिप्लोमेट थे वो पहले इंडिया के। अगर माइथोलॉजिकली आप बात करें तो हनुमान जी वॉज द फर्स्ट डिप्लोमेट ऑफ इंडिया। वो यहाँ से लंका गए थे, लंका दूसरी कंट्री है, तो हाँ ऑब्वियस सी बात है। देखो, अगर आप माइथोलॉजी को हल्का सा भी सही मानो, 1% भी सही, तो उसका मतलब ये है कि हनुमान जी बेसिकली क्या थे? डिप्लोमेट थे। और वहाँ पे जब वो गए तो उनको मारा नहीं गया, नहीं मारा गया था ना, वो बहुत उछल कूद जो कर रहे थे, तो मजाक में कहा गया इनकी पूंछ में आग लगा दूं। लेकिन जो इनको मारा नहीं गया या मारने की धमकी नहीं दी गई, इसका मतलब क्या है? इसको दिखाते हैं कि उस जमाने में पहली बार शुरू हुई थी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। सरफरोश मूवी देखे हो? इम्यूनिटी समझते हो क्या होता है? इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। इम्यूनिटी मतलब ये कि अगर मैं आपकी कंट्री में आया हूँ, लेट्स से मैं आपकी कंट्री में आया हूँ अपने देश के बिहाफ पे, आप मुझे बंदी नहीं बना सकते, ना आप मुझे मार सकते हैं। मेरे पास क्या है? प्रोटेक्शन है, इम्यूनिटी है। मैं अपने देश की बात आप तक पहुंचाने आया हूं, नेगोशिएशंस के थ्रू बात करके, चीत करके, ट्रीटी करके, संधि करके, कुछ भी करके पहुंचाऊंगा और चला आऊँगा। आप मुझे फ्री पैसेज देंगे आने जाने का, मुझे बंदी नहीं बनाया जाएगा, मुझे कहीं इम्प्रिजनमेंट नहीं किया जाएगा, मुझे रोका नहीं जाएगा, मुझे मारा पीटा नहीं जाएगा। इम्यूनिटी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। समझ पा रहे हो उस चीज़ को? तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मतलब ये कि डिप्लोमेसी जो करने जा रहा है, जो कूटनीतिज्ञ है, जो कूटनीति करने गया, इसका काम क्या है कि अपने देश की बातों को दूसरे देश तक पहुंचा देना। आप देखते होंगे, आप लोग एंशिएंट वगैरह पढ़ते होंगे, कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे बाहर से। तो ज़माने जब लोग यहाँ से यहाँ आते थे तो बेसिकली हर तरफ उस समय राजा लोग का राज था। गवर्नमेंट थी क्या कहीं पर? नहीं, कहीं गवर्नमेंट तो थी नहीं, काइंड ऑफ उस तरह की गवर्नमेंट जिसको आप डेमोक्रेटिक बोल सकें। ठीक है, हर जगह इम्पीरियलिज्म था, राजा रानी का राज चलता था। तो जो भी ट्रैवलर आया है वहाँ से चल के यहाँ पर आया है, वो बेसिकली अपने किंगडम का गुणगान यहाँ कर रहा है और यहाँ की बातों को स्टडी कर रहा है और जाके अपने किंगडम तक पहुँचा रहा है। यही है ना, चाहे वो फाहेन आया हो, इट्जिंग आए हों, मेगास्थनीस आए हों, कोई भी आए हों, तो उन सबका काम क्या था कि वो वहाँ की बातें यहाँ पहले बताते थे, उस देश के बिहाफ पे हर बात यहाँ रखते थे। इस व्यक्ति का बोलने मतलब ये था कि वो राजा के वचन हैं, क्योंकि वो राजा के बिहाफ पे यहाँ पे आया है और बोल रहा है, और फिर यहाँ की बातें भी लेकर जाएगा, वहाँ तक पहुँचाएगा।
तो जब वो व्यक्ति वहाँ से यहाँ आया है तो बेसिकली उस राजा की नीति लेकर आया है, फॉरेन पॉलिसी लेकर आया है। हम लोग भी यहाँ से अपने डिप्लोमेट्स को, एम्बेसडर्स को बाहर भेजते हैं। जैसे कल को आप लोग IFS अगर बनेंगे तो आप भी क्या रहेंगे, डिप्लोमेट रहेंगे। जहाँ जहाँ आपको स्टेशन किया जाएगा एम्बेसीज में, वहाँ वहाँ लेट्स से आप जर्मनी में हैं, आप इटली में हैं, वहाँ पे आप इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं, तो अब इंडिया की हर एक बात जर्मन हाई कमांड तक पहुँचाना हो तो वो आप पहुँचाएंगे वहाँ पर, और उनकी भी हर बात वहाँ से यहाँ तक पहुँचाना हो तो आप पहुँचाएंगे, और इस तरीके में आपको इम्यूनिटी मिलेगी। जर्मनी कभी भी आपको वहाँ बंदी नहीं बना सकता। ये सब इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिलती है आपको, डिप्लोमेट्स को मिलती है। इसे हम कहते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, क्योंकि आपका काम क्या था, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे, वहाँ पहुँचा के आएंगे। आपको मार देंगे तो इन्फॉर्मेशन कभी पास हो ही नहीं पाएगी। तो डिप्लोमेसी एक लॉन्च व्हीकल है जो लॉन्च करती है फॉरेन पॉलिसी को। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो लॉन्च करता है सैटेलाइट को। उसका काम क्या, लॉन्च व्हीकल का सैटेलाइट को ले जाके वहीं पे छोड़ देना, पहुंचा देना। तो वैसे ही डिप्लोमेसी का काम है किसी देश की फॉरेन पॉलिसी। जो डिप्लोमेट है वो अपने देश के बिहाफ पे अपने देश की फॉरेन पॉलिसी को लेके जाता है, दूसरे देश तक पहुंचाता है, समझाता है, उनसे नेगोशिएट करता है, ट्रीटी करता है, टॉक्स करता है, वार्तालाप करता है। समझ में आ रहा है? तो अगर डिप्लोमेसी लॉन्च व्हीकल है तो फॉरेन पॉलिसी क्या है, उसकी पेलोड है, सैटेलाइट है। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी को लॉन्च करने के लिए डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया जाता है। समझ पा रहे हो? चल आओ। लेकिन स्पेस में सबसे पहले मैन की लैंडिंग कराने का काम यूएस ने कर लिया। ठीक है, उससे पहले तो बस सैटेलाइट पहुंच गए थे। ठीक है, हाउएवर द स्पेस रेस वाज वन बाय द यूएस व्हेन इट सक्सेसफुली लैंडेड द फर्स्ट मैन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑन द सरफेस ऑफ द मून इन 1969। नाम सुना होगा ना आपने इसका? ठीक है, तो ये सब जब हुआ था ना, ये किस एरा का काम था? कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय। कौन पहले पहले पहुंचने की होड़ बनी हुई थी। ठीक है, एक देश दूसरे देश पे अटैक नहीं कर रहा था, पर उस पर स्पाई कर रहा था। आपने जेम्स बॉन्ड की सारी मूवीज जो देखी वो सब कोल्ड एरा मूवीज है, सारी कोल्ड एरा मूवीज है। स्पाइनेस सिस्टम उस समय एकदम जेनिथ पे था, एक्टिव था, बहुत जासूसी उस समय होती थी। हर एक देश स्पेशल स्पेशल गैजेट्स बना रहा था। आप देखते हैं जेम्स बॉन्ड की मूवी में खूब गैजेट्स होते हैं, ये सही था, ऐसा किया जा रहा था। सारा पैसा जो है इन्हीं वेपन्स पे बनाने पे, गैजेट्स पे बनाने में, स्पेस में जाने में, न्यूक्लियर बनाने में खर्च हो रहा था। और उसके साथ साथ कुछ और युद्ध चल रहे थे। जैसे मैंने कहा ना कि कोल्ड वॉर एक डायरेक्ट कॉम्बैट नहीं है, सीधे आर्मी दो देश के आमने सामने नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट लड़ाई थी ये। तो प्रॉक्सी समझते हैं आप लोग क्या होता है? क्या होता है प्रॉक्सी? कभी प्रॉक्सी लगाई है अपनी? किसी की लगवाई है? तो देखिए, कोल्ड वॉर में कोई भी डायरेक्ट लार्ज स्केल फाइटिंग कभी नहीं हुई, नेवर। किसके बीच में? यूएस और यूएसएसआर के बीच। लेकिन इन्होंने वॉर करी इनडायरेक्टली। किस तरह से? बाय सपोर्टिंग डिफरेंट रीजनल कन्फ्लिक्ट। अगर किसी भी देश में कोई विवाद है, चाहे वो विवाद कोरिया में हो, चाहे वो विवाद वियतनाम में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, क्यूबा में हो, कहीं भी हो, उस विवाद को अपना विवाद मान के यूएसए और यूएसएसआर कूद जाते थे। वहाँ पे जो भी लोग इन्वॉल्व थे, एक को फंड यूएस करता था, दूसरे को फंड यूएसएसआर करते थे। ठीक, इसी को कहते हैं प्रॉक्सी वॉर्स, कि आप सामने सामने लड़ नहीं रहे हैं, किसी और बात को मुद्दा बना के इनडायरेक्टली पीछे से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, ऐसी कई वॉर्स हैं, मैं आपको आज शॉर्ट में समझा रहा हूँ, और फिर इनमें से कुछ चीज़ों को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा आगे। कि कुछ वॉर्स अगर आप समझ जाएंगे कि क्यों हुई हैं, तो आगे ग्रिप बनाना आपका आसान हो जाएगा कई देशों की फॉरेन पॉलिसीज़ को समझने में। कोरियन वॉर 1950 में क्या हुआ था? कोरिया को जो है दो पार्ट में, दो जोन में
डिवाइड कर दिया गया था। कोरिया देखते हो आप लोग, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है। तो जो नॉर्थ पार्ट था वो कम्युनिस्ट था, ठीक है, कम्युनिज्म वहाँ पे था, और जो साउथ पार्ट था वो डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट था, ठीक। इन अ बिड टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म टू साउथ कोरिया, यूएस सेंट ट्रूप्स टू द कंट्री। ऐसा ना हो कि कहीं नॉर्थ कोरिया का कम्युनिज्म साउथ कोरिया में पहुंच जाए, तो साउथ कोरिया में कम्युनिज्म को रोकने के लिए यूएस ने अपनी आर्मी को साउथ कोरिया भेज दिया। इस बात से चाइना ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, चाइना में भी क्या था, कम्युनिज्म, ठीक है। चाइनीज रिस्पॉन्डेड बाय सेंडिंग देयर ओन ट्रूप्स टू द बॉर्डर, ठीक है। अब तक सिचुएशन वैसी बनी हुई है, इसे कहते हैं स्टेलमेट, मतलब हाँ ना कोई जीत हो ना हार हो, लटक जाए, ठीक है ना। एक होता है चेकमेट कि मैं जीत गया, आप हार गए, ये स्टेलमेट होता है। इसमें क्या है, अब तक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में अभी भी वॉर जैसी सिचुएशन बनी रहती है, दे आर नॉट एट पीस, अभी भी। रीज़न क्या है, दोनों की आइडियोलॉजीज, जो एक ने सपोर्ट किया कम्युनिज्म ब्लॉक को, एक जगह कैपिटलिस्ट हो गया, ठीक है। वियतनाम में भी यही हालात बने रहे। चाइना में कम्युनिज्म आना शुरू हुआ तो डर लगना शुरू हो गया, और किसको, यूएसए को, कि ऐसा ना हो, चाइना है बगल में, वियतनाम भी है, तो बताया था मैंने आपको एक डोमिनो इफेक्ट, याद आ रहा है, डोमिनो इफेक्ट। जैसे मैंने कहा था ताश के पत्ते होते हैं, एक एक करके लगा रखे हैं आपने, एक को गिराओगे सब गिरेंगे। तो यूएस को लगा कि ऐसा ना हो कि रशिया में है, चाइना में हो गया है कम्युनिज्म, कल को चाइना से वो फैल के वियतनाम में आ जाए, हर जगह पहुंचना शुरू हो जाए। तो ऐसा ना हो, अगर वियतनाम गिरा तो अब सब गिरेंगे। वियतनाम का गिरना मतलब वियतनाम में भी क्या हो जाना, कम्युनिज्म का हो जाना। चाइना में तो आ चुका था। तो अब इस डोमिनो इफेक्ट को रोकने के लिए वापस से वियतनाम में फोर्सेस भेजना शुरू किया यूएसए ने। वियतनाम वॉर वॉज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट that pitted the North Vietnam against South Vietnam and USA in 1960s। सोवियत ने क्या किया, अपना पैसा भेजा और वेपन सप्लाई किए। जो वियतनाम में कम्युनिस्ट ग्रुप्स थे, जो कम्युनिज्म फैलाना चाहते थे, उनकी ट्रेनिंग और उनका पैसा भेजना किसने शुरू कर दिया, यूएसएसआर ने। By 1975, US was forced to withdraw and the North seized control of the South। तो पूरा जो वियतनाम था वो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में था। आने वाले समय में वहाँ से यूएस के लिए कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो गया, यूएस पीछे हट गया और पूरा नॉर्थ साउथ वियतनाम को वापस से जोड़ के एक फुल फ्लेज वियतनाम बना दिया गया। जैसे कोरिया भी अलग अलग है, पहले कोरिया भी एक था, वो अलग अलग हो गया था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अभी भी अलग अलग है, ठीक है, और अब तक वॉर वहाँ चल रही है। ऐसे वियतनाम में भी नॉर्थ और साउथ दो सेक्टर्स थे, दो अलग अलग ग्रुप्स वहाँ पे थे, एक को सपोर्ट यूएसएसआर कर रहा था, एक को सपोर्ट यूएसए कर रहा था। फाइनली आगे जाके यूएसए सपोर्ट नहीं कर पाया और वो पीछे हट गया, और उसके बाद पूरा कैप्चर वहाँ पे एक तरह से फुल वियतनाम का हो गया और कम्युनिज्म वहाँ पे रोल प्ले करना शुरू कर दिया। ऐसे ही दिक्कत अफगानिस्तान में हुई 1980s में। जिस तरह से वियतनाम में काम किया था यूएस ने, वैसे ही काम यूएसए ने कहाँ किया, अफगानिस्तान में। सोवियत ने क्या किया, अफगानिस्तान में इंटरवीन किया, वहाँ की पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करना शुरू किया। इसी के रिस्पांस में यूएस ने कहा कि ठीक है, जो नेक्स्ट ग्रुप वहाँ पर है उसका सपोर्ट हम करेंगे। जो दूसरा ग्रुप था वहाँ पे वो थे मुजाहिदीन अफगानी गुरिल्ला फाइटर्स। तो इनको ट्रेन करना शुरू किया, वेपन्स देना शुरू किया, पैसा देना शुरू किया, किसने, यूएसए ने, ताकि ये लोग यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़ सकें और अफगानिस्तान में कम्युनिज्म को फैलने ना दें। इसके लिए पैसा, पावर, वेपन सब देना शुरू किया यूएसए ने। यूएसएसआर वॉज अनसक्सेसफुल इन इट्स एफर्ट्स टू टर्न द कंट्री इनटू अ कम्युनिस्ट स्टेट। तो अफगानिस्तान को कम्युनिस्ट स्टेट यूएसएसआर नहीं बना पाया। ड्यूरिंग द अफगान वॉर एंड द तालिबान which was a US funded Islamic extremist group eventually claimed power in the region। और अभी भी यही है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर एक तरह से देखा जाए कि यूएस की जीत हुई। यूएस ने जिसको फंड किया बाद में, दो ये यूएस के लिए बहुत ही महंगा अफेयर रहा, क्योंकि यहाँ पर बहुत पैसा इन्वेस्ट किया यूएस ने उनको ट्रेन करने के लिए, फिर बाद में यूएस को हटना भी पड़ा वहाँ से। और अब एक फुल फ्लैश पावर तालिबान के पास आ चुकी है, कहाँ पर, अफगानिस्तान।
तो ये भी काम बेसिकली क्यों किया था, यूएस ने किया था ताकि वहाँ पर सोवियत अपना कम्युनिज्म ना फैला सके। ठीक है, ऐसे ही इनमें से कुछ वॉर्स को मैं भी आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में थोड़ा समझाऊंगा कि कैसे हुआ, बस मैं भी आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें क्या होती हैं एग्जाम में लिखने के लिए होती हैं, वो शॉर्ट होनी चाहिए, तो मैंने याद दी थी। और कुछ होती हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट जब हो जाएगा तो आगे की चीज़ों को आप इंटरलिंक करना सीख जाओगे। तो कल की क्लास में मैं आपको कुछ इंटरलिंकिंग वाली चीज़ समझाऊंगा। लिखने में इतना ही काम आएगा, ज़्यादा लिखना नहीं होता है भाई, 250 वर्ड में 150 शब्द में कितना लिख पाओगे। तो ये जो वो नोट्स हैं जो सीधे एग्जाम में लिखने के काम आएंगे, और कुछ नोट्स अब जो मैं आपको कल दूंगा वो लिखने में काम उतना नहीं हेल्प करेंगे, लेकिन हाँ वो आपकी आईआर की थिंकिंग को बहुत खोल देंगे। आप रिश्तों को समझना शुरू कर जाएंगे, वॉर हुई क्यों हुई, किस तरह से हुई, थोड़ा सा डेप्थ आप जान जाएंगे। ऐसे ही 1980s में अफगानिस्तान में वॉर हुई थी, ये आपने देख लिया। क्यूबा, क्यूबा एक छोटा सा सिटी है, कंट्री है। क्यूबा जानते हो कहाँ पर है, कहाँ पर है, यूएस के पास है। ये देखिए, ये रहा क्यूबा, क्यूबा दिख रहा है यहाँ पर। तो एकदम यूएस के बगल में ही है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा भी 1960s में कोल्ड वॉर का पार्ट बन गया। व्हेन यूएस ब्रोक ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद क्यूबा इन 1961, तो क्या हुआ, क्यूबा से अपने कूटनीतिक संबंध, फॉरेन रिलेशंस को ख़त्म कर लिया यूएस ने। और इसको देखते हुए सोवियत यूनियन ने क्या किया, अपना रिलेशन बढ़ा लिया, क्यूबा को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्यूबा को इकोनॉमिक असिस्टेंस, पैसा देना शुरू कर दिया। इन 1961 द यूएसए प्लान्ड बे ऑफ पिस इन्वेजन ऑफ क्यूबा। क्यूबा के पास एक बे है, एक बीच है, इसको बे ऑफ पिस कहा जाता है। वहाँ पे एक इन्वेजन करने की बात की गई। एक्चुअली क्या था कि वहाँ के कुछ लोग भागकर रेफ्यूजी बनकर आ गए थे, कहाँ पर, यूएसए में। ठीक है, तो अब दो ग्रुप्स थे क्यूबा में, एक को सपोर्ट कर रहा था वैसे ही यूएसएसआर और एक को यूएसए। कुछ लोग क्यूबा से भागकर यूएस आ गए थे। यूएस ने उन लोगों को ट्रेन किया और कहा ठीक है हम आपको वापस क्यूबा भेजेंगे, आप जाएंगे वहाँ पे इन्वेड भी करेंगे, लोगों की मानसिकता चेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि वो लोग कम्युनिज्म को फॉलो ना करें। ठीक है, तो इंटेंशन क्या था, टू ओवरथ्रो द हेड ऑफ क्यूबन स्टेट फिडेल कास्ट्रो। इसके बारे में कल और डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो फिडेल कास्ट्रो जो थे इनको सपोर्ट यूएसएसआर कर रहा था। दो अलग अलग लीडर्स थे, एक को सपोर्ट यूएस कर रहा था, एक को यूएसएसआर। तो फिडेल कास्ट्रो उस समय क्यूबा को कंट्रोल कर रहा था काफ़ी अच्छे से, और उसको सपोर्ट कौन कर रहा था, सोवियत यूनियन। तो फिडेल कास्ट्रो को ओवरथ्रो करने के लिए, डिथ्रोन करने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए कुछ लोगों को यूएस ने भेजा वहाँ पर अटैक करने के लिए, लेकिन ये ऑपरेशन फेल हो गया। अब इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर कि हमारे लोगों को हमारे अगेंस्ट टर्न किया यूएसए ने, हमारे लोगों को भेज दिया हमारे यहाँ हमें अटैक करने के लिए। इस बात से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होकर फिडेल कास्ट्रो ने क्या किया, सोवियत से हेल्प मांगी। कौन सी हेल्प मांगी, मिलिट्री हेल्प। और उस समय जो सोवियत प्रीमियर थे उन्होंने क्या किया, सीधे हाँ हम हेल्प दे रहे हैं। सीधे क्या किया, सोवियत यूनियन ने कहा कि हम अपना न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर आपके यहाँ लगा देते हैं। लिटरली यही हुआ। क्यूबा देखिए बहुत ही बगल में है यूएस के, सोवियत ने अपना न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम ला के क्यूबा के बीच पे ऐसे लगा दिया, उसका निशाना कर दिया किसकी तरफ, यूएस की तरफ, कि एक लॉन्च मारेंगे पूरे यूएस पे न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा। Soviet decided to set up a nuclear missile launcher in Cuba aimed at the US. अब इसे कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्योंकि जो मिसाइल सिस्टम को यहाँ पर डेप्लॉय कर दिया सोवियत ने और उसका जो मुंह घुमा दिया किसकी तरफ, अब यूएस घबरा गया। अब तक तो बात छोटी थी कि ज़्यादा छोटी छोटी वॉर्स लड़ रहे थे, अफगानिस्तान में चले जा रहे थे, फालतू सपोर्ट कर रहे थे, वियतनाम में चले जा रहे थे, कोरिया में लड़ाई करवा रहे थे, लेकिन अब तक कोई न्यूक्लियर अटैक आमने सामने नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही सोवियत ने न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्चर में लगवा के घुमा के निशाना लगा के सेट कर दिया यूएस की तरफ, और वेट करें अब कुछ करो, अब भेजो किसी को यहाँ पर। तो यहाँ से ये दोनों सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर एकदम नज़दीक आ गए थे किसके, न्यूक्लियर वॉर के। और पता दोनों को था कि दोनों में से कोई भी मारेगा तो मारेंगे दोनों ही, दोनों के पास है, बचेगा कोई भी नहीं। टोटल न्यूक्लियर एनाहिलेशन हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन होगा बड़े लेवल पर। तो इसीलिए इस क्राइसिस को रोका गया। फटाफट डिप्लोमेटिक संबंध यूएसए और यूएसएसआर ने आपस में बनाए, कूटनीतिज्ञ भेजे, बातचीत की, और इस अनफॉर्चुनेट इवेंट जो हो सकता था रोक लिया गया, वरना उस ज़माने में सीधे न्यूक्लियर वार होने ही वाली थी। क्यूबा इसकी आप कह सकते हैं
एकदम जेनिथ पे आ गया था, हाई पॉइंट पे था, जहाँ पे क्राइसिस बहुत ऊपर थी, और यूएसए और यूएसएसआर अब आमने सामने न्यूक्लियर लेके खड़े हुए थे। और घबरा इसलिए गया था यूएसए, क्योंकि यूएसएसआर एक लेसन टीच करना चाहता था। वो लेसन आपको कल बताऊंगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि टर्की, आप देख रहे हैं मैप में कहाँ पर है, एकदम बगल में है रशिया के, सोवियत के पास है। टर्की और ग्रीस में, ग्रीस भी एकदम बगल में, ये देखो टर्की और ग्रीस में यूएसए ने अपनी मिसाइल्स लगा दी थी आकर, और उनका डायरेक्शन कहाँ घुमा के रखा था, सोवियत की तरफ। तो सोवियत दिखाना चाहता था कि देखो तुम लगा सकते हो तो हम भी लगा सकते हैं, एंड नाउ यू विल फील हाउ इट फील्स टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स एमिंग एट यू। यही काम किया सोवियत ने, और क्यूबा जो एकदम बगल में है, घर में घुस के लगा दिया उनके मिसाइल और एम कर दिया। अब कहा सोवियत से, बताओ यूएस से कि अब क्या करोगे। वहीं पे ये एक था डेडलॉक, अगर यहाँ से चलाएगा क्यूबा से सोवियत, तो टर्की से कौन चलाएगा। लेकिन नुकसान दोनों का होगा ना, क्योंकि नुकसान जापान में दिख चुका था। हिरोशिमा नागासाकी ये दोनों ग्रुप्स जानते थे, एकदम एकदम दे वर ऑन द वर्ज ऑफ न्यूक्लियर वॉर, मतलब होने ही वाला था। तो ये वॉर को कहीं ना कहीं पोस्टपोन किया गया, क्या करके, डिप्लोमेसी करके। वही दोनों के एम्बेसडर्स, कूटनीतिज्ञ, डिप्लोमेट्स आमने सामने आए, बातचीत किया और इस मुद्दे को तुरंत सुलझाया। अगर नहीं सुलझाया होता तो न्यूक्लियर वॉर अनअवॉइडेबल था, उस समय होने ही वाला था। समझ में आपको आया। आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कुछ वर्ड्स को मैं आपको और समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो कोल्ड वॉर तुरंत हॉट वॉर और न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट होने ही वाला था, जो हो नहीं पाया। अगर क्यूबन क्राइसिस को नहीं रोका जाता तो वो कोल्ड वॉर एक न्यूक्लियर वॉर का रूप ले लेता, ठीक है।